नमस्कार। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये पेशकश ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी कमाल की है। कमाल की मेरे लिए खास तौर पर, क्योंकि ऐसे शख्सियत से मुलाकात होती है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इतना काम कर रहे हैं जो वैसे लोगों की निगाह में नहीं आते, लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो पता चलता है उनके काम में कितनी गहराई है और कितनी शिद्दत के साथ वो काम कर रहे हैं। कुछ शख्स ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में बड़े ही पहलू होते हैं, कई किस्म के पहलू होते हैं, और उनसे मिलना न केवल आपको आपकी बातचीत को, आपके दिन को रोचक बनाता है, वरन आपके ज्ञान में भी वृद्धि करता है। ऐसे एक शख्स है जो 40 वर्ष तक राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते रहे और राजनीतिक शास्त्र पढ़ाते हुए अध्यात्म पे लिखते रहे, सामाजिक विषयों पे लिखते रहे, युवाओं के व्यक्तित्व विकास पे लिखते रहे। अब आप कहेंगे कि भाई पढ़ाते हैं, प्रोफेसर है तो लिखना लाजमी है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। बतौर कवि, बतौर लेखक मैं जानता हूं कि जिस विषय को आप पढ़ाते हैं उस विषय से इतर अगर आप लिख और सोच रहे हैं, मतलब आपके व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं, और यही उनकी एक खासियत है, एक विशेषता है कि जब वो लिखते हैं तो बड़ा कमाल लिखते हैं, बोलते हैं तो बड़ा कमाल बोलते हैं, और बात करते हैं युवाओं के लिए तो बड़ी कमाल की बात करते हैं। न जाने कितनी किताबें विवेकानंद जी पे, न जाने कितने उनके वक्तव्य, न जाने कितने आर्टिकल्स उन्होंने लिखे हैं जिनकी गिनती करना मेरे लिए, मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं होगा। तो क्यों ना हम प्रोफेसर हरि सिंह कुशवाहा साहब से खुद ही बात कर लें। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, एकदम बढ़िया सर। आप एक छोटे से गांव में पैदा हुए मध्य प्रदेश के, और वहाँ से आप ये कॉलेज में जो आप प्रोफेसर रहे, पढ़ाते रहे, तो उस ज़माने में प्रोफेसर बनना तो बहुत बड़ी चीज़ थी। कुशवाहा साहब, कैसे कैसे आपने किया उस वक्त? ये जो यात्रा रही, क्योंकि जन्म गांव में हुआ जी, वातावरण मल्हार पिपलिया, मल्हार पिपलिया महू के पास है, महू के पास जी। उसमें उसके बाद जो पढ़ाई आरंभ हुई तो माहौल तो गांव में था नहीं। आज से 50-60 बरस पहले, जैसे 1960 और 66 के समय बिल्कुल भी नहीं था। किंतु परिवार में और हमें ऐसा लगता था कि पढ़ाई होना चाहिए। तो ये जो गांव, ये हमारे मामा जी का गांव था, ननिहाल। वहाँ हमारे मामा जी लोग पढ़े हुए थे, तो वो हमें अपने गांव ले गए, मल्हार पिपलिया, जो हमारे मूल गांव था उससे अलग, वो भी इंदौर जिले में है। वहाँ जाके फिर हमारी जब पढ़ाई हुई, वो एक मसीही स्कूल था जी, तो आरंभ क्रिश्चियन स्कूल जी। उस समय में प्राइवेट स्कूल बहुत कम हुआ करते थे, किंतु अवसर मिला। क्रिश्चियन स्कूल तो नहीं, उनको मिशनरी स्कूल चाहिए। मिशनरी स्कूल, माफ कीजिएगा, उसे मिशनरी स्कूल कहा जाता है। सर जी, वो उसी से जुड़ा हुआ था। तो उसने जो सिखाया आरंभ में, वो इतना अद्भुत और अनोखा था कि बहुत कुछ ऐसा लगा कि एक नए स्वप्न बन सकते हैं जी। किंतु आत्मविश्वास आप में बहुत एकदम ऐसा लगा कि पढ़ाई जुनून होना जरूरी है। हाँ, होना जरूरी है, और इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे जो नाना जी थे, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं अपने हर बच्चे को और परिवार के हर व्यक्ति को ग्रेजुएट करवाऊंगा। अच्छा। ये उस जमाने का संकल्प था, और ऐसा उन्होंने किया। और क्योंकि हम उन्हीं के भांजे उसी परिवार के थे, तो ये हम पर भी लागू हुआ। और जब कुछ लोग उसमें से कर पाए और कुछ लोग नहीं कर पाए, किंतु उन्होंने हमें तो एक राह दिखा दी कि नहीं, ग्रेजुएट होना जरूरी है, बहुत आवश्यक है। वो भी 60s में, तब तो बहुत कम लोग हुआ करते थे, होते ही नहीं थे, या बहुत कम, ये सोचा भी नहीं करते थे। नहीं जी। उस समय उन्होंने ये आदर्श दे दिया, और जो आदर्श चला, उस स्कूल में 4 साल पढ़ने के बाद मैं अपने गांव के स्कूल में आ गया, जहाँ कुछ भी नहीं था। गांव स्कूल से वापस गांव आ गए, क्योंकि तो आपको परिवर्तन नजर आया होगा। ये बहुत बड़ा बदलाव था वो। गांव का स्कूल गांव के मंदिर में लगता था। अपनी बैठने की टाटपट्टी हम अपने घर से ले जाते थे, और जो बस्ता बनता था वो थैलियों का, जो घर के कपड़े की थैलियों का, मैंने भी उठाया वो उसी से बनकर तैयार होता था। और 1 साल बाद गांव का एक अपना छोटा सा स्कूल बना जी, और उसमें पढ़ने का अवसर मिला। तो उसमें क्या 10वीं वहाँ पास? नहीं, वहाँ 8वीं पास की। 8वीं पास उस गांव से, हमारे गांव के स्कूल से की। फिर सावेर हमारा तहसील मुख्यालय था। सावेर बिल्कुल, ये इंदौर जिले में ही है। जी, मैं जानता हूँ सावेर अच्छा। हाँ, वहाँ जाके फिर पढ़ाई हायर सेकेंडरी की गई। इंदौर उज्जैन के बीच में सावेर है, बिल्कुल मध्य में। और उसी के पास में ये धर्मपुरी करके एक स्थान है, धर्मपुरी, वहीं का मूल निवास है। तो जब वहाँ से पढ़ाई हुई तो 8वीं क्लास में संभाग की मेरिट में स्थान मिला। वाह। और ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा दोबारा हुई, उसकी छात्रवृत्ति मिली। उस समय वो 50 रुपये महीना थी। 50 रुपये महीना? बहुत बड़ी चीज़। 1965 में? ये 1974 की बात है। 74 में लोगों की तनख्वाहें 50-100 रुपया हुआ करती थी। 50 रुपये महीना ग्रामीण प्रतिभा तो बहुत ही बड़ी वो छात्रवृत्ति थी। और दोबारा वो एग्जाम हुई थी मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को, उसमें से चुना गया था जी। और जब वो चुनाव हुआ तो परिवार को भी लगा
कि बालक कुछ कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, उनका उत्साह बढ़ा। तो उस वक्त तो 50 रुपए आपने मतलब इकट्ठे किए होंगे? 25 रुपए बस से आने जाने के खर्च हो जाते थे, 50 पैसे आने का और 50 पैसे जाने का गाँव से, और फिर भी 25 रुपए बच जाते थे। लेकिन आपने छात्रवृत्ति पा के शिक्षा को पूरी की और पॉलिटिकल साइंस और आगे कॉलेज में पढ़े और फिर प्रोफेसर बने। लेकिन वहाँ से कुशवाहा साहब पढ़ाते पढ़ाते ये आपकी रुचि अध्यात्म की और कैसे जागृत हुई इस विषय पे? ये हमारे गुरु रहे सर डॉक्टर ओम नागपाल जी, डॉक्टर ओम नागपाल जो कि बहुत ही उच्च स्तर के विद्वान थे, और ये बाद में उच्च शिक्षा अनुदान आयोग संघ लोक सेवा आयोग के मेंबर भी रहे, यूपीएससी में जी। और वो हमारे आदर्श भी रहे, गुरु भी रहे और पिता तुल्य रहे। उन्होंने हमारी योग्यता को पहचाना और उनको ऐसा लगता था कि ये लड़का बहुत कुछ कर सकता है जी। और उन्होंने जब उस योग्यता को पहचान लिया तो हर कदम पर हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने राह दिखाई 1980 में जी कि आपको पढ़ना है और लिखना है और इसी राह पर चलना है, और कहा कि पढ़ना भी कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनका विशेष इंटरेस्ट था, हमारा भी था जी। पहले उन्होंने उस तरफ ले गए और हमने 7वां गुटन शिखर सम्मेलन पर अपनी थीसिस भी लिखी, किंतु फिर कहा कि नहीं, मध्य प्रदेश में आकर कुछ बड़ा करना है तो आपको कोई थॉट्स चुनना होगा, विचारक। ये और बड़ी उस बात यदि ऐसा नहीं आज के ज़माने में, तो सबसे मैं आपके बीच में रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कुशवाहा साहब, क्योंकि आज के ज़माने में जो मैं लोगों के बीच में समस्या देखता हूँ कि लोगों के पास वो गूगल की और फ़ोन की जानकारियाँ हैं, विचार है ही नहीं। और विचार लोगों के सिर्फ उधार वाले विचार है, जो व्हाट्सएप पे आ गया उसे मान लिया, जो गूगल में पढ़ लिया उसे मान लिया। स्वयं का विचार पैदा करने की, स्वयं का विचार होने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। और तब उस वक्त 1980 में एक नागपाल साहब थे जिन्होंने आप में ये खोजा कि आपको ये करना है, और आप एक विचारक और चिंतक के रूप में उभर के आए। बिल्कुल सही है सर। उन्होंने ये प्रेरणा दी कि वो विचारक भी कौन सा रहेगा, वो रहेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के 1980 में उन्होंने तय कर दिया रहा जी। और फिर परिस्थितियां बनी जब 1985 का साल आया जी, तो अंतर्राष्ट्रीय 100वां वर्ष था, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष का 85 में, और विवेकानंद को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाना आरंभ हो गया। 12 जनवरी शायद, हाँ 12 जनवरी, 12 जनवरी जी, 12 जनवरी मुझे याद, अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो। हाँ बिल्कुल सही, 12 जनवरी से उसी जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाना आरंभ हुआ। मुझे याद है क्योंकि उस वक्त मैं 11वीं कक्षा में था और वो उस अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष और युवा दिवस पर हमने बहुत सारी भाषण प्रतियोगिताएं और की थी, तो मुझे एकदम से याद आ गया वो। बस उन्हीं भाषण प्रतियोगिताएं और अवसर ने हमें बहुत सारे अवसर पैदा कर दिए विवेकानंद के अध्ययन के प्रति। 20 किताबें लिख दी उसके बाद 20 और 20 से 30 पर पहुंच गए, और 30 के बाद 9 ऐसी किताबें रही जिनके 3 संस्करण आए, और उनको हम 9 किताबों के एक बॉक्स के रूप में, जो एक बॉक्स अभी मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, कुशवाहा साहब ने इस मुलाकात की शुरू होने के पहले मुझे किताबों का अपना एक पूरा संकलन भेंट किया, जिसे मैं देखूंगा पढ़ूंगा, जिसमें वो 9 किताबें हैं जिनके 3 संस्करण आ चुके हैं। हाँ 3 आ चुके हैं, उनके 9 वॉल्यूम इसमें आए हैं, 9 किताबों का वॉल्यूम बनाए, बॉक्स बनाए। तो आप लिखते भी हैं, लेकिन उनके लिए आप अपने विचार प्रकट करने के लिए आप अपना प्रवचन भी देते हैं, भाषण भी देते हैं, उसके लिए दोनों चीजें सर। ये जो आरंभ हुआ वास्तव में भाषणों से ही हुआ, जब हम सर्विस में आए और उसके पूर्व की जो परिस्थितियां थी, तो जब उस पर अध्ययन आरंभ किया तो निश्चित रूप से चिंतन भी आरंभ हुआ, और जो बोलने की कला थोड़ी सी हमने अपने गुरु से ही सीखी, नागपाल साहब से। उन्होंने ही 2 चीजें हमें दी। एक बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने गुरु को बार बार रेफर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये जीवन में सबसे बड़ा, क्योंकि लोग क्या होता है कुछ होने के बाद भूल जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में लफ्ज होता है थैंकलेस हो जाते हैं। ठीक है ना, किसी ने मेरे लिए किया तो किया, लेकिन आप ये युवा पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि ज़िंदगी में आपके लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको बिसराएं नहीं, उसे याद रखें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इन्होंने 3 बार रेफर किया कि गुरु ने मुझ में ढूंढा कि मुझे ये करना है, गुरु ने कहा कि विचारक और चिंतक बनना है, गुरु ने कहा कि भाषण ऐसे दिया जाना है। मैं आपकी इस बात से बड़ा ही मुतासिर हूँ, बड़ा प्रभावित हूँ कि आप अपने गुरु को इस तरह से याद कर रहे हैं। अध्यात्म, मानस और शरीर, ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, भीतर ही भीतर। अगर हम मतलब लौकिक दृष्टि से देखें तो आपको लगता है अध्यात्म और शरीर और मानस का शायद कोई साथ न हो, लेकिन लौकिक दृष्टि से अलग हम हट के सोचें और हम जिसको कहते हैं अपरोक्ष दृष्टि से देखें तो ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई सी लगती हैं। क्या कहना है आपका?
जैसे जहाँ तक जब हमने विवेकानंद को पढ़ना आरंभ किया जी। तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि वो तो एक आध्यात्मिक पक्ष है जिसमें आप धर्म और संस्कृति को पढ़ेंगे, किंतु जब जैसे जैसे आगे बढ़े और अध्ययन गहन हुआ वैसे वैसे लगा कि विवेकानंद में कुछ ऐसा है कि जो राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो यदि उनसे सीखेगी तो उसके कारण यदि उनका सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास होगा, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक, तो उसमें एक ऐसा युवा तैयार होगा कि जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकेगा। और उस युवाओं को तैयार करने के लिए यदि हम उसमें से विवेकानंद के महासागर में से विचारों के यदि युवाओं के लिए कुछ खोज सके तो उसका प्रयास करें। उसमें से अगर एक लोटा भी निकल गया महासागर में से तो बहुत बड़ी बात है। बस वैसे यही कह रहा, और फिर ऐसा लगा कि आखिर विवेकानंद है क्या। तो मेरे जो पहले आरंभ में डिस्कस निकले कि विवेकानंद में 7 चीज़ें हैं: आकर्षक व्यक्तित्व, प्रभावी अभिव्यक्ति, अथाह ज्ञान, अद्भुत साहस, अटूट आत्मविश्वास, गुरु और ईश्वर के प्रति आस्था और सच्चा राष्ट्र प्रेम। आपने एक पंक्ति में महासागर कह दिया पूरा, आपने पूरे महासागर को एक पंक्ति में। उज्जैन में आप रहते हैं, उस धरती में मुझे लगता है महाकाल का विशेष आशीष और आशीर्वाद है। शिव मंगल सिंह सुमन वहाँ रहे, वहाँ हुए, शिव शर्मा जी वहाँ हुए, शरद जोशी जी ने अपना जीवन काल का एक खंड वहाँ बिताया। मतलब जितने मालवा क्षेत्र में एक उर्वरा है, बालकवि वैरागी मनासा के रहे, तो ये जो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी साहित्यिक साधनाएं वहाँ की, और अब आप इतना कर रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं आप। हाँ, लगातार सर एक संकल्प है हमारा जी कि जब तक हम 5 पेज पूरी नहीं कर लेते तब तक नहीं सोते हैं। रोज 5 पेज हमें भी सिखाइए साहब। बिल्कुल, ये हम बड़े आलसी हैं, और जरा हमें बताइए कैसे किया जाए 5 पेज रोज के लिखने के, कैसे लिखें। और छपने में वो 2.5 पेज में आता है, 2 पेज लिखते हैं, रजिस्टर में लिखते हैं, पूरा दिन 24 घंटे, और रोज नियम से पक्का टेबल पर बैठना हमारी आराधना है, हमारी पूजा है। कितने बजे करते हैं रोज? समय है इसका जो विशेष समय है, यूँ तो लगातार हम इसमें लगे रहते हैं, किंतु विशेष समय रात में 8 बजे से लगा के 12 बजे तक। 12 के पहले हम सोते नहीं। और 4 घंटे में आप लिखते हैं? 4 घंटे में सब कुछ कर लेते हैं। ये जो 24 और ये घंटे जो में पूरी दुनिया 4 घंटे सिर्फ टीवी और OTT देखती है और उन्हें सीखना चाहिए कुशवाहा साहब से कि वो अध्ययन में, लेखन के अंदर जो है वो पूरा समय 8 से 12 और बीच बीच में परिवार के भी जाके टीवी देख के चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। कोई संडे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई संडे नहीं, कोई गैप नहीं। यानी अध्ययन की सततता ही इसका आधार है। एक भी दिन कभी ऐसा नहीं कर सकते कि आप इस सततता को भंग करें। और हमेशा लिखते, हमेशा 365 दिन 365 दिन बिना नागा, दुनिया के किसी हिस्से में, किसी भी हिस्से में। जब अभी सिंगापुर जाने का अवसर मिला इसी साल, दुबई भी गए या अन्य स्थान नेपाल भी गए, और इसी अध्ययन ने ही हमारी सारी सौभाग्य से यात्राएं करवाई। किंतु ये क्रम वहाँ भी नहीं टूटा और न कभी टूटेगा, और जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं टूटेगा। ये हमारा संकल्प है। क्या बात है कुशवाहा साहब, समय की अपनी बंदिशें हैं, इसलिए हम इस बातचीत को एक विराम देना चाहेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इतने सहज, इतने सौम्य, इतने मुस्कुराते हुए, आपको देख के ऐसा लगता है कि इंसान को ऐसा होना चाहिए, कोई तनाव नहीं, अपना कर्म करो, 4 जो पृष्ठ हैं वो रोज लिखो, और समाज के लिए कुछ ऐसा कहो, ऐसा सोचो जो पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा हो, जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो। कैसे इतना सहज रह पाते हैं आप? इसका एक ही कारण है सर कि आस्था एक तो ईश्वर में है जी। देवी जी, हरसिद्धि देवी और भगवान महाकाल के प्रति पूर्ण समर्पण है जी। और ये मानकर चलते हैं कि ये जो हम लिख रहे हैं, हम नहीं लिख रहे हैं, वो लिखवा रही है, और उनको मैं अपने सर्वश्रेष्ठ अंतर्भावों को पुष्प के रूप में उनको समर्पित करना है। और ये अपेक्षा नहीं करना है कि इसका परिणाम क्या होगा जी, परिणाम मिलेगा कि नहीं। इस दृष्टि से नहीं लिख रहे, छपे ना छपे कोई नहीं, मेरा कर्म है कि मैं ऐसे लिखूं और इसको पन्नों पर लाऊं और इसको छपवाने का प्रयास करूं। हो जाए तो ठीक है, और परिणाम मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। और छपवाना भी सिर्फ इसलिए चाहते हैं ताकि वो हजारों लोगों तक पहुंचे, वरना सिर्फ आपके रजिस्टर में कैद न होकर रह जाए। बिल्कुल सही। एक ही संकल्प है कि मैं केवल लेखक बना रहा हूँ, व्यावसायिक नहीं बनूं, और लेखन भी निस्वार्थ भाव से हो, उसके एवज में कुछ मिले, ये बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं। आप तो अपनी जो पेंशन आती होगी, 1.5 लाख से ज्यादा है। हाँ, तो जो पेंशन आती होगी आप तो सब इसमें लगा देते होंगे? बस इसी में, यानी तन मन धन सब कुछ इसी में। कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं। और ये है कि जीवन के अंतिम क्षण तक ये संकल्प वैसा ही रहेगा और वैसा ही करते रहना है, और विवेकानंद को केंद्र बनाकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखते रहना है। आपसे बहुत जैसे कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना योगदान दे सके। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कुशवाहा साहब आपसे मिलके, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपकी जब नई किताब आएगी
तब हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए आप ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते रहें और हम इसी तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे और आप देखेंगे कि क्या कमाल की शख्सियत आज हम मिले हैं हरि सिंह कुशवाहा साहब से, और वैसी शख्सियत से हम मुलाकात करते रहेंगे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माहौल तो आपने बनाया। अरे नहीं, माहौल तो काफी अच्छा लगा।